हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यूपी टेट सीडीपी 2018 प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ऑप्शन बी, रेखीय विक्रम। ऑप्शन सी, शाखीय विक्रम। ऑप्शन डी, तैयारी और अर्जन। कौशलों का स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ठीक, कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी एवं दक्षता के रूप में करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौशल क्या क्या होते हैं? कौशल मतलब होता है कि जैसे हम आसानी से पढ़ सकें किसी चीज़ को, लिख सकें, ये सब कौशल, पढ़ना लिखना, ये सब कौशल के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए, सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन बी, अनिश्चित से निश्चित। ऑप्शन सी, दृश्य से अदृश्य। ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। मतलब निगमन से आगमन की ओर मतलब क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर चलना। ए प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। ए कब लागू होता है? क्लास 6 से 8 के ऊपर वाले बच्चों के लिए निगमन से आगमन की ओर। इसमें क्या होता है? निगमन से आगमन की ओर में बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, तब उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निगमन से आगमन की ओर को डिडक्शन टू इंडक्शन मेथड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग स्किल साइकिल। ऑप्शन ए, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन बी, शिक्षण। ऑप्शन सी, योजना बनाना। ऑप्शन डी, प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? ऑप्शन सी, योजना बनाना। माइक्रो टीचिंग साइकिल, पहले क्या होता है? हम पहले योजना बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। साइकिल सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पहले हम पाठ योजना बनाते हैं, फिर उसका हम शिक्षण करते हैं, फिर फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, फिर उसके बाद हम पुनः नियोजन करते हैं, मतलब पुनः योजना बनाते हैं, पुनः नियोजन, फिर उसके बाद शिक्षण, पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण के बाद हम फिर से फीडबैक, पुनः पुष्टि। ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर मतलब बोध स्तर के शिक्षण में। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना, ऑप्शन डी अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अवबोध स्तर शिक्षण में मतलब बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला अन्वेषण करते हैं, दूसरा उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, तीसरा आत्मीकरण और चौथा अभिव्यक्तिकरण। या वर्णन। पहले हम क्या करते हैं, बोध स्तर पर अन्वेषण करते हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, आत्मीकरण, फिर उसके बाद अभिव्यक्तिकरण मतलब वर्णन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ऑप्शन, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ऑप्शन सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर डी, ए और बी तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम किसी ने लेकर बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना द्वारा, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षण संवेदना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना। जैसे कोई बालक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसका नाम लेकर बुलाएंगे तो हाँ में कहकर जवाब देता है, हाँ में बोलकर जवाब देता है। तो ये क्या करता है, पहले सुनता है, मतलब ध्वनि को सुनता है, तो यहाँ पे क्या सा हो गया, ध्वनि संवेदना। ठीक, चलिए 7वें क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियता मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, ऑप्शन डी 5 से 8 साल। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्था में। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, इसका स्टेज कितना होता है? 0 से 2। दूसरा प्री ऑपरेशनल, इसका 2 से 7। तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये कितना होता है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। चौथा फॉर्मल,
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से लेकर 18 वर्ष तक। पहला पहला कौन सा होता है? संवेगात्मक स्टेज। दूसरा मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। तीसरा मूर्त दूसरा है प्राक संक्रियात्मक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज जो कि 11 से 18 वर्ष तक है। पियाजे ने यही 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था के बाद का कौन सा अवस्था आता है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, यही बताना है। भविष्य की योजना की सूझबूझ। ऑप्शन ए बी, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। ऑप्शन सी, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। ऑप्शन डी, काल्पनिक भयों का अंत। तो किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता कौन कौन सा है? बी, विज्ञान के काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। इस अवस्था में बालक विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेता है और इसी अवस्था में उनका तार्किक चिंतन बढ़ जाता है और वे कल्पनाएं भी करने लगते हैं। तो ये सब तीनों किशोरावस्था की विशेषता है। लेकिन ये भविष्य की योजना की सूझबूझ ए नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ किस अवस्था की विशेषता है? ए प्रौढ़ावस्था की, एडोलेंस स्टेज। प्रौढ़ावस्था मतलब एडोलेंस। स्टेज की प्रौढ़ावस्था की अवस्था कौन सा है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसमें बालक क्या होता है, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है कि आगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन किशोरावस्था में वो भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता, लेकिन भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकर योजना के प्रति चिंतित रहता है, मतलब तनाव में रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? मतलब इनमें से किस वैज्ञानिक का भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी बीने, ऑप्शन सी चोम्स्की, ऑप्शन डी मास्लो। तो भाषा विकास से किसका संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चोम्स्की ने कहा कि भाषा का अर्जन हम मतलब बालकों में भाषा का विकास जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता। भाषा का विकास की क्षमता को होती है, जन्मजात होती है। और क्या कहा उन्होंने? सार्वभौमिक सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। नॉम चोम्स्की ने सिद्धांत दिया। ठीक, क्या क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का भी सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या था? चोम्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल। अधिगम के प्रयास एवं भूल। इस सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल, इसको और किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया
सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है। पुनर्बलन के माध्यम से अनुक्रिया का स्टिमुलेशन किया जाता है, जिससे वह प्रक्रिया बार बार करते हैं। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।